और अब खबरें विस्तार से। निर्वासित तिब्बती सरकार के प्रधानमंत्री पेम्पा त्सेरिंग ने चीन पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि चीन पूरी तरह से असुरक्षित महसूस कर रहा है और असुरक्षा की भावना के चलते वो भारत के खिलाफ साइबर हमले और प्रोपेगेंडा कर रहा है। पेम्पा त्सेरिंग आज शिमला पहुंचे थे, जहां उनका भव्य स्वागत हुआ। पेम्पा त्सेरिंग छोटी शिमला के तिब्बती स्कूल पहुंचे हुए थे, जहां उनके स्वागत में कई खास कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था। चीन पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि चीन चाहे लाख कोशिशें करे, उसकी साजिशें कभी कामयाब नहीं होंगी। We are trying to seek a solution through the middle way approach or the policy. But then again, the problem is that much of the Western world depend on Chinese history, for Tibetan history or history in the East. And Chinese history is fabricated. There's a false narrative of other histories in the region. So that is why it is important for us to focus on the historical status of Tibet also as a leverage for the middle way. Otherwise, everybody must be, because Chinese propaganda is so pervasive and so intrusive that everybody thinks China must have been part of, Tibet must have been part of People's Republic of China, as Chinese government says now, since time immemorial or since antiquity. Now, when is time immemorial? When is antiquity? The problem, of course, the challenge is we are seeking for a negotiated solution, peaceful solution. शिमला के मेयर और डिप्टी मेयर का फैसला अब 15 तारीख के बाद होगा। नाम पर मंथन के लिए आज दिल्ली में पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने सीएम सुक्खू से मुलाकात की। प्रतिभा सिंह सीएम से मिलने हिमाचल सदन पहुंची थी। दोनों नेता मेयर और डिप्टी मेयर के नाम पर आलाकमान से भी चर्चा कर रहे हैं। प्रतिभा सिंह ने यह भी कहा कि डिप्टी मेयर या मेयर में से एक पद महिला को मिलेगा। हिमाचल कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है। मेयर डिप्टी मेयर के नाम पर चयन होना है, मुख्यमंत्री जी से मुलाकात हुई, किन मुद्दों पर बातचीत हुई? यही एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट इशू था कि अभी हम कॉरपोरेशन जीत के आए हैं। लोगों ने बहुत बड़ा मैंडेट कांग्रेस के पक्ष में दिया है और हमें खुशी है कि इस बार 10 सालों के बाद हमने कांग्रेस की कॉरपोरेशन बनाई है। अब मेयर और डिप्टी मेयर लेकर हमने चर्चा करनी थी माननीय मुख्यमंत्री जी से, उसके लिए मैंने इनसे टाइम लिया और उसके बारे में भी हमने बैठ के बातचीत की है। 15 या 16 तक हम दोबारा बैठेंगे और फिर नाम तय होंगे। तो एक बात यह कि जो 24 नाम है उनमें से 14 नाम महिलाओं ने जो जीत हासिल की है, तो माना जा रहा है कि एक सीट महिला को मिलनी चाहिए। वो मेयर को सीट होगी या डिप्टी मेयर वाली सीट होगी? देखते हैं, दैट इज येट टू बी डिसाइडेड कि मेयर या डिप्टी मेयर, पर एक सीट अवश्य महिला को मिलेगी। वहीं बात करें मैम, 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं और तमाम राज्यों में तैयारियां शुरू हो गई हैं। कांग्रेस ने अच्छा परफॉर्मेंस किया है विधानसभा चुनाव में भी और नगर निगम चुनाव में भी। आपने काफी अच्छा चौंका देने वाला फैसला लिया, जनता ने लिया। अब आने वाले समय में किस तरीके से आप लोग तैयारी कर रहे हैं? कोई मतभेद, मनमुटाव आपस में? ऐसा कुछ नहीं है। हमारा कोई मनमुटाव नहीं है, कोई मतभेद नहीं है। हम लोग एक दूसरे की सहमति से, एक दूसरे को कॉन्फिडेंस में लेके ही आगे चलते हैं। आप जानते हैं हमने बाई इलेक्शन जीता हिमाचल प्रदेश में, उसके बाद विधानसभा का इलेक्शन जीता, उसके बाद कॉरपोरेशन जीता। ये तभी संभव हो पाया जब हम आपस में कोऑर्डिनेट करके सहमति से आगे बढ़े। उसी तरह से अब ये जो 2024 के चुनाव आ रहे हैं, उसमें भी हम लोग बैठ के चर्चा करेंगे, आपस में बातचीत करके तय करेंगे कि किसको टिकट दिया जाए और किस तरीके से हमने आगे बढ़ना। आखिरी सवाल में, आपको नहीं लगता कि थोड़ी देरी हो रही है? तुरंत चयन हो जाना चाहिए डिप्टी मेयर और मेयर के पद का? नहीं, कोई देरी नहीं। अब कर्नाटका के इलेक्शन थे, माननीय मुख्यमंत्री वहां बिजी थे, अभी खड़गे जी भी वहां गए हुए हैं, तो जैसे ही आएंगे इस पे हम चर्चा करेंगे और जल्दी इसको तय करेंगे। बातचीत करने के लिए तो ये थे प्रतिभा सिंह, जिन्होंने तमाम मुद्दे पर न्यूज 18 के साथ खास बातचीत की। नई दिल्ली से कैमरामैन चंदन पटवाल के साथ मैं रवि मिश्रा, न्यूज 18। और वहीं उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कांगड़ा के पालमपुर के भगोठला में प्रस्तावित आईटी पार्क साइट का मुआयना किया। इस दौरान उनके साथ पालमपुर से विधायक आशीष बुटेल समेत उद्योग विभाग के निदेशक राकेश कुमार प्रजापति, डीएफओ पालमपुर और उद्योग विभाग के जिला अधिकारी समेत कई विभागों के आला अधिकारी मौजूद रहे। यहां 21 हेक्टेयर जमीन पर आईटी पार्क का निर्माण होना है, जिसके लिए बजट में 2000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। उद्योग मंत्री ने कहा कि आईटी पार्क यही बनेगा और उसमें कोई रुकावट नहीं आने दी जाएगी। कि हमने जो है कांगड़ा में जो है आईटी जो है वो आईटी सेंटर डेवलप करने हैं और विभाग ने जो है
वो 3-4 जगह आइडेंटिफाई की हुई थी। और आज हम देखने आए, ये वाली साइड देखने आए हैं। ये प्राइवेट लैंड है, गवर्नमेंट लैंड है और ये परफेक्ट जगह है आईटी सिटी को डेवलप करने के लिए। और आगे की जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है इसको एक्वायर करने का और इसको डेवलप करने का, तो मैंने विभाग को निर्देश भी दिए हैं कि इसको जो है स्टार्ट करके जो शुरुआत करें और सरकार की अनुमति से हम इसको जो है एक्वायर करेंगे। और इस वक्त एक और अहम खबर आपको दे दें। डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने ऊना को आज कई सौगातें दी। चिंतापूर्णी पहुंचे डिप्टी सीएम ने श्री चिंतापूर्णी जी से दिल्ली के वॉल्वो बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने यहां सामुदायिक सदन और मॉडर्न कॉम्प्लेक्स का शिलान्यास किया। श्री चिंतापूर्णी जी लाइब्रेरी और सीसीटीवी सर्वेलांस सिस्टम का लोकार्पण भी किया। डिप्टी सीएम ने कहा कि चिंतापूर्णी मंदिर को भव्य बनाने के लिए अधिकारियों के साथ बैठक की गई है। उन्होंने कहा कि मंदिरों के विकास के लिए धन की कमी नहीं होगी। अभी तक तो व्यवस्था के हिसाब से हम सारे काम एक साथ नहीं करना चाहते हैं। हम सबसे पहले मुख्य भवन को बनाना चाहते हैं। पहले हमारा जो मुख्य भवन जो है वो भव्यता और उसकी वैभवता को हम दे पाएंगे। उसके बाद सुविधाओं के लिए तो जो जनता कहेगी उसके मुताबिक कर लेंगे, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ भी हम अगर 34-36 दुकानें हटेंगी तो उन सबको हम दुकानें देने के भी तो बंदोबस्त कर रहे हैं। एग्रीमेंट के मुताबिक, करार के मुताबिक हम काम करेंगे। लेकिन सवाल ये है कि थोड़ा सा शुरुआत होती है, शुरुआत पे कुछ किंतु परंतु लगते हैं, लेकिन ये सारा तो हर तरफ से ये ऐसा ही नहीं है कि हम सिर्फ चिंतपूर्णी की इस कैंपस को विकास करना चाहते हैं। हम चाहते हैं जब हम मुबारकपुर से आते हैं, मुबारकपुर से यहाँ तक आते हैं और हम सारी सुविधाएं दें। जब जो इस तरफ से आते हैं उनकी सुविधाएं दें। लोक निर्माण मंत्री बनने के बाद पहली बार सोलन प्रवास में पहुंचे विक्रमादित्य सिंह का जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह अमर रहे के नारे भी लगे। इस मौके पर विक्रमादित्य सिंह ने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल को नसीहत देते हुए कहा कि वो हिंदुओं के ठेकेदार बनने का प्रयास न करें। नगर निगम शिमला और विधानसभा चुनाव में मिली जीत ने साबित कर दिया है कि प्रभु राम का आशीर्वाद कांग्रेस पर भाजपा से ज्यादा है। राजीव बिंदल को अपने संगठन की चिंता करनी चाहिए। कांग्रेस का विजय रथ अब रुकने वाला नहीं है। आज इस क्षेत्र से मुझे पहली बार यहाँ पे मंत्री बनने के बाद, वैसे तो आना जाना लगा रहता है, मगर ऑफिशियल प्रोग्राम यहाँ पे पहली बार ही हुआ है। तो सभी लोगों ने जो स्वागत किया है उसके लिए मैं सबका धन्यवाद करता हूँ। और मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ यहाँ के लोगों का कि मैं जो जिम्मेवारी हमें सरकार में दी गई है, खास करके लोक निर्माण विभाग की, उसके माध्यम से जो भी विकास कार्य यहाँ पे चल रहे हैं, चाहे सड़कों के निर्माण हो रहे हैं, पुलों के निर्माण हो रहे हैं, कई हमारे जो है बिल्डिंग्स के निर्माण हो रहे हैं, उसको गति देने के लिए, समय पे पूरा करने के लिए हमारी पूरी प्राथमिकता रहेगी। और एक और अहम खबर आपको देना चाहते हैं। यहाँ पर किसान कांग्रेस ने विदेशी सेबों के किसान कांग्रेस ने विदेशी सेब पर सरकार के फैसले का स्वागत किया है। केंद्र सरकार ने कल ही यह फैसला लिया था कि विदेशों से अब 50 रुपए प्रति किलो से कम के दर पर सेब आयात नहीं होंगे। सरकार के इस फैसले का असर यह होगा कि विदेश से आने वाले सेब मार्केट में देसी सेब से महंगे मिलेंगे, जिसके देसी सेब की मांग बढ़ेगी और बागवानों का मुनाफा भी बढ़ेगा। किसान कांग्रेस का कहना है कि यह बागवानों की पहली जीत है, मगर सरकार को 50 रुपए की जगह प्रति किलो 100 रुपए की कीमत तय करनी चाहिए। हम सेंट्रल गवर्नमेंट का धन्यवाद करते हैं जो नोटिफिकेशन कल आई है कि 50 रुपए प्रति किलो से नीचे का जो सेब है वो उसके ऊपर में आयात शुल्क जो है वो बढ़ा दिया गया है। 50 रुपए से नीचे का जो सेब है वो बाहर से नहीं मंगवाया जाएगा, उसके ऊपर का जो है वही हम इंपोर्ट करेंगे। हम चाहेंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट इसको 50 रुपए से बढ़ाकर 100 रुपए करें। ये लड़ाई अभी आधी मैं समझता हूं हमने जीती है, परंतु ये और भी बड़ी लड़ाई है, क्योंकि लगभग 100 रुपए किलो का सेब अगर आप आज मार्केट में जाएंगे तो आपको 100, 120, 150 तक मिलेगा। तो हमें अगर अपने बागवानों को बचाना है तो हमें उस 50 रुपए को बढ़ाकर 100 रुपए करना चाहिए। और इसी के लिए हम ये डिमांड भी मुख्यमंत्री जी के सामने रखेंगे और राष्ट्रीय स्तर पर भी रखेंगे।
शिमला में आज जेबीटी अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में राज्य भर से आए अभ्यर्थी शामिल हुए, जिन्होंने प्रदर्शन के बाद प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय जाकर निदेशक को अपनी मांगों का ज्ञापन भी सौंपा। इनकी मांग है कि जेबीटी भर्ती परीक्षा में बीएड पास उम्मीदवारों को शामिल न किया जाए। 2018 की नोटिफिकेशन के तहत बीएड वाले जेबीटी कैडर के लिए एलिजिबल होते हैं, जो कि राजस्थान हाई कोर्ट ने क्वैश कर दी है। और साथ ही साथ जो है शिक्षा विभाग ने 2022 में जेबीटी टेट के लिए भी एलिजिबल किया था बीएड स्टूडेंट्स को, और जिस टेट पे जो है अभी तक स्टे है और वो टेट अभी तक हुआ नहीं है। ना ही बीएड स्टूडेंट्स के पास जेबीटी का टेट के लिए एलिजिबल है, तो वो फिर जो है जेबीटी कैडर के लिए कैसे एलिजिबल होती है। अभी हाल ही में जो है जेबीटी की बैच वाइज काउंसलिंग हुई थी। हमारी यही मांग है कि जेबीटी की बैच वाइज काउंसलिंग में जो है बीएड वालों को बाहर किया जाए और इसमें सिर्फ जो है नौकरियां जेबीटी को दी जाए। धर्मशाला में चालक पद की भर्ती के लिए परीक्षा का आयोजन किया गया। 2 दिवसीय इस भर्ती प्रक्रिया में कई चालकों ने भाग लिया। बता दें कि हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला की ओर से एससी वर्ग कैटेगरी में दैनिक वेतन भोगी चालक के लिए साल 2022 के जुलाई महीने में आवेदन मांगे गए थे, जिसके लिए जिले भर से करीब सैकड़ों अभ्यर्थियों ने अपना आवेदन किया था। बावजूद इसके बोर्ड की ओर से मात्र 112 आवेदकों को ही इस भर्ती प्रक्रिया के लिए सक्षम घोषित किया गया। अभी ये तो एजुकेशन बोर्ड ने इनके आवेदन पत्र मांगे थे और उसके तहत ही हम आज जो यहाँ पर ड्राइविंग टेस्ट है उसको कनेक्ट कर रहे हैं। और यहाँ पर जो टोटल 112 कैंडिडेट्स जो थे जिनकी लिस्ट हमारे पास आई है, और अभी तक 30 लोग जो हैं अभी तक हमारे पास आ बैठे हैं और 26 लोगों का हम जो है ड्राइविंग टेस्ट अभी तक हम पूर्ण कर बैठे हैं। देखिए ये आज और कल अगले कल मतलब 9 तारीख और 10 मई तक ये 2 दिन जो है ये प्रक्रिया चलेगी। और जो हमारे ड्राइविंग टेस्ट है जो एजुकेशन बोर्ड में एक पद ड्राइवर के लिए हो रहा है, उसकी प्रक्रिया 2 दिनों में पूरी की जाएगी। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार, धार भी रफ्तार भी में आपका बहुत स्वागत करते हैं। मैं हूं आपके साथ हिना जुबैर। शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। तो जम्मू कश्मीर से ये बड़ी खबर है, जहां एनआईए की छापेमारी जारी है। बडगाम, शोपियान और पुंछ पे छापेमारी की जा रही है। कई स्थानों पर एजेंसी की ये छापेमारी की जा रही है। इससे जुड़ी तफसीलात पर नजर बनी हुई है। फिलहाल जो इलाके जहां पर एनआईए की छापेमारी जारी है वो है बडगाम, शोपियान और पुंछ। तो लगातार हम देख रहे हैं कि किस तरह से एजेंसी की जो छापेमारी है वो जारी है। और अब इसमें आज की ये खबर है कि बडगाम, शोपियान और पुंछ में भी एनआईए की ये छापेमारी की जा रही है। लगातार तफसीलात पर नजर बनी हुई है। फिलहाल ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं जहां एजेंसी की छापेमारी जारी है। किन इलाकों में की गई है, कहां पर ये छापेमारी की गई है, क्या ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज 18 JKLH पर। आप देख रहे हैं अपना हिमाचल। शिमला में ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने के लिए एसपी संजीव गांधी इन दिनों सड़कों पर 1 मिनट ट्रैफिक प्लान का खुद जायजा ले रहे हैं। वो बस चालकों, यात्रियों और वाहन चालकों से खुद बात करते हैं और ये नया ट्रैफिक प्लान पिछले करीब 2 महीने से चल रहा है। और इसका मकसद सड़क पर 1 मिनट से ज्यादा गाड़ी न रोकना है और जाम न लगना है। ये पहल यात्रियों का समय बचाने के लिए की गई है। कसौली के 119वें स्थापना दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉक्टर परवीन पवार बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुई। उन्होंने कसौली में टीकाकरण के काम की तारीफ की और कहा कि देश में टीकाकरण कवरेज में केंद्रीय अनुसंधान संस्थान कसौली का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। स्वास्थ्य राज्य मंत्री ने कहा कि नई प्रयोग और आविष्कार स्वास्थ्य के क्षेत्र में भविष्य का आधार है। आज सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट कसौली, जो कि हमारे देश के लिए गौरवशाली इतिहास रच के वैक्सीन प्रोडक्शन, वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग में बहुत ही अच्छा सराहना काम कर रहा है। मुझे बहुत खुशी है कि 1905 में खड़ी हुई ये संस्था आज 119वां संस्थापक दिवस मनाते हुए अलग अलग चुनौतियों को पार करते हुए देश की सेवा में लगातार अपना योगदान दे रहा है।
हमीरपुर में जिला परिषद की त्रैमासिक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता जिला परिषद अध्यक्ष बबली देवी ने की। इस दौरान जिला परिषद सदस्यों ने चिट्टा तस्करों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की सरकार से मांग की। वहीं बैठक में एडीसी जितेंद्र सांजटा ने विकास कार्यों की समीक्षा की। सदस्य हैं हमारे पवन जी, उन्होंने ये इशू आज रेज किया था कि जो ड्रग पेडलिंग होती है, जो उसमें लोअर जो जिनके पास छोटी क्वांटिटी में मिलता है वो ही इसमें पकड़े जाते हैं, लेकिन जो उनके हायर अप्स हैं, जो मेन सप्लायर्स हैं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो इस बात का संज्ञान लिया गया है। तो हम अपने पुलिस काउंटर पार्ट्स जो हैं, हमारे पुलिस विभाग है, उनको हम इस बारे में आज की मीटिंग के कंटेक्स्ट में हम उनसे टेकअप करेंगे। जिला परिषद की जो हमारी मीटिंग, उसकी तरफ से भी हम उनको रिजोल्यूशन भेजेंगे कि इसमें उचित कार्रवाई करें, कि ताकि जो मेन सप्लायर्स हैं या बड़े लेवल के जो इन्वॉल्व रहते हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। और नालागढ़ में दर्दनाक सड़क हादसा पेश आया, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई। वहीं सड़क हादसे की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और घटनास्थल का पुलिस ने जायजा लिया। इसके बाद शव को कब्जे में लेकर सिविल अस्पताल भेजा गया और पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया गया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जांच शुरू कर दी है। हमीरपुर में महाराणा प्रताप की जयंती पर युवा कांग्रेस की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर हलवा प्रसाद बांटा गया। वहीं कार्यक्रम के दौरान गांधी चौक पर महाराणा प्रताप के चित्र पर मुख्य अतिथि केसीसी बैंक चेयरमैन कुलदीप पठानिया ने पुष्प अर्पित किए और उनकी ओर से किए गए कार्यों को स्मरण किया। इस मौके पर केसीसी बैंक चेयरमैन कुलदीप पठानिया ने लोगों को हलवा प्रसाद बांटा। कार्यक्रम के दौरान युवा कांग्रेस के पदाधिकारियों में चंदन सारणा, टोनी ठाकुर, पंकज मिन्हास, अखिलेश चौधरी, रजत राणा के अलावा अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। और ये पहली दफा हुआ, नौजवानों ने एक कदम उठाया है और हमने भी उसमें इनके कहने पे हम भी उसमें शामिल हुए। इससे पहले नहीं हो तो हम इनको बधाई देते हैं और महाराणा प्रताप की याद में हमने ये शुरू की है और आने वाले कल भी इसको शुरू करेंगे। लेकिन इसमें एक विरोधाभास होगा कि ये आज 9 तारीख है, जो हमारा अंग्रेजी महीना है, उसके अनुसार ये 9 को आ रही है और जो हमारा देशी होगा उसमें 22 को आएगी। तो उस उपलक्ष्य में भी कांगड़ा में जयंती मनाने का एक बहुत बड़े पैमाने से रखा गया है। और आंधी और बारिश से हिमाचल में बिजली विभाग को भी भारी नुकसान हुआ है। सिर्फ 3 जिलों में हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को 2.25 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया। ये जिले हैं चंबा, ऊना और कांगड़ा, जिनमें सबसे ज्यादा नुकसान कांगड़ा में हुआ है। तूफान में कई जगह बिजली के खंभे और तार टूट गए। वहीं शाहपुर में 33 केवी लाइन भी डैमेज हो गई। कई ट्रांसफार्मर्स भी ठप हो गए। बिजली व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए विभाग की तरफ से लगातार काम किया जा रहा है। सर, पिछले दिनों बारिश और तूफान से कांगड़ा, चंबा और ऊना में कितना नुकसान हुआ सर बिजली विभाग? बिजली विभाग का फिजिकल नुकसान अभी तो हम एस्टिमेशन कर रहे हैं, पर जो हमारे पास रिपोर्टेड है वो 1 करोड़ के पास रिपोर्ट हो चुका है। मतलब अप्रॉक्सीमेशन हमारी 1.5-2 करोड़ के पास नुकसान हुआ होगा। स्टाफ ने डे एंड नाइट काम किया, रात को भी काम किया। 33 केवी लाइन है हमारी शाहपुर की बंद हो गई थी जिस दिन बहुत ज़्यादा परसों अंदर तूफान आया था। तो रात को हमारे स्टाफ ने, बिजली बोर्ड के स्टाफ ने रात को 3 बजे पेट्रोलिंग करके 3 बजे ऑन की लाइट, ताकि धर्मशाला सुबह फिर इतना ज़्यादा अनुभव नहीं हुआ। और फिर भी कई जगह जो हाई रिचेज के जगह हैं चंबा में, वहाँ पे अभी चंबा में अभी 85 ट्रांसफार्मर हमारे बंद पड़े हुए हैं। ऊना में सारा ठीक हो गया और डिस्ट्रिक्ट सर्कल कांगड़ा में 2 ट्रांसफार्मर बंद पड़े हुए हैं। वो डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा का तो आज क्लियर हो जाएगा। चंबा के भी अर्ली रिस्टोरेशन के लिए स्टाफ मोबिलाइज किया हुआ है। कुल्लू में लगातार भारी बारिश और ओलावृष्टि से गेहूं और जौ की फसलों को काफी नुकसान हुआ है, जिसकी वजह से किसानों और बागबानों को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। वहीं स्थानीय बागबान उत्तम सिंह ने कहा है कि मई में पहाड़ों पर भारी बर्फबारी और निचले क्षेत्रों में बारिश के चलते किसानों बागबानों की फसल पूरी तरह से तबाह हो गई है, जिससे आर्थिक परेशानी उठानी पड़ रही है। डिस्ट्रिक्ट कुल्लू के बीच में जो भी है, जैसे मई महीने में बारिश पड़ी, इसके बीच में जो भी है, जैसे भी है, पूरी फसलों का सत्यानाश हो गया है। सेब, पलम, नाशपाती तो बिल्कुल जड़ से ही गई है। ये बेमौसम बारिश है, ऊपर पहाड़ों में बर्फ पड़ रही है, उसकी ठंड की वजह से सारे जड़ रहे हैं। जो ये बारिश हो रही है सर,
इसने बहुत ही नुकसान कर दिया। ज़्यादातर हमारी फसलें मटर और सेब के लिए तो बहुत ही पलम के बहुत ही ड्रॉपिंग हो गई, हवा हो गई बहुत ज़्यादा, और खेतों में पानी पानी हो गया सारा ही, जगह जगह रोड स्लाइड हो गए। इस कारण से बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो गया जी। कृषि और बागवानी पर भारी पड़ा है, जहां इस वर्ष मौसम के बेरुखी के चलते सेब का उत्पादन लगभग आधे पे सिमटा है। उसी तर्ज पर कृषि क्षेत्र को भी भारी नुकसान हुआ है। गेहूं की फसलें, जौ की फसलें खेतों में चौपट होकर रह गई है। ऐसे में किसान बागवान जो है बैकफुट पर आ गया। और हिमाचल प्रदेश में मौसम का मिजाज हैरान करने वाला है। मई के महीने में बर्फबारी से कई जगहों पर जनवरी फरवरी जैसे हालात हो चुके हैं। कहीं 15 सालों का रिकॉर्ड टूटा है तो कहीं 54 साल का सवाल है कि आखिर मौसम को हो क्या गया है। आप ये रिपोर्ट देखें और हमें दें इजाजत। मई महीने में जनवरी जैसी बर्फबारी, लाहौल से मनाली तक सड़क पर चलना भारी, किन्नौर में टूटा 15 साल का रिकॉर्ड, धर्मशाला में 54 साल बाद गर्मी में सबसे ठंडी रात। पहले ये 3 तस्वीरें देखिए, एक मनाली की, दूसरी लाहौल स्पीति की और तीसरी किन्नौर की। ये तस्वीर गर्मी में ठंडी का एहसास करा रही है, लेकिन हिमाचल वाले हैरान हैं, क्योंकि मई के महीने में ऐसी बर्फबारी हिमाचल वालों ने अरसों बाद देखी है। सोमवार शाम 4 बजे के करीब पहाड़ों पर तेज बर्फबारी का जो सिलसिला शुरू हुआ, उससे कुछ घंटों में ही पेड़, पहाड़, घर, सड़क सब देखते देखते सफेद हो गए। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ दिखाई देने लगी। 2 से 3 घंटे में ही सड़कों पर बर्फ की 6 इंच से ज्यादा मोटी परत जमा हो गई, जिससे लाहौल से मनाली की तरफ आ रही करीब 500 गाड़ियां अटल टनल और धुंधी के बीच फंस गई। आनन फानन में पुलिस और बीआरओ की टीम ने मोर्चा संभाला, तब जाकर करीब 6 घंटे बाद सभी वाहनों को यहां से सुरक्षित निकाला गया। अटल टनल रोहतांग के साउथ पोर्टल पर करीब 6 इंच स्नो सड़क पर आ गई थी, जिस कारण हमने सभी गाड़ियों की मूवमेंट को सोलांग बैरियर से एटीआर की तरफ बंद कर दिया था। परंतु जो गाड़ियां लाहौल स्पीति की तरफ से मनाली की तरफ आ रही थी और सभी सैलानियों को यहां से सुरक्षित रेस्क्यू करके मनाली की तरफ भेजा है। यह रेस्क्यू ऑपरेशन शाम 5 बजे से अभी 11 बजे तक चला है और इस समय एटीआर के साउथ पोर्टल पर कोई भी गाड़ी ना है। सभी को सुरक्षित मनाली की तरफ भेज दिया गया है। लाहौल स्पीति की ये तस्वीरें कुछ घंटे की बर्फबारी के बाद की हैं, जो बताती हैं कि बर्फबारी कितनी तेज हुई। देखिए कैसे पेड़, पौधे, पहाड़, सड़क सब के सब सफेद दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पारा -11 डिग्री तक जा पहुंचा है। सड़कों पर बर्फ की मोटी परत जमा हो चुकी है, जिससे नॉर्थ पोर्टल से दारचा, तांदी से किल्लाड़ और ग्राफू से लोसार रोड को बंद कर दिया गया है। बारिश हो रही है, उससे नुकसान की आशंका है। अभी हमने रिपोर्ट फील्ड से सीख की है। पिछले 2-3 दिनों के नुकसान की अभी हमारे पास जैसे ही रिपोर्ट आएगी तो उस पर आगे की कार्रवाई को अमल में लाया जाएगा। अभी तक की रिपोर्ट के हिसाब से पीडब्ल्यूडी का 2 लाख का नुकसान हुआ है और साथ ही साथ एक हमारे एक्सीडेंट में डेथ भी हुई है पिछले 2 दिनों में। किन्नौर में हुई बर्फबारी ने तो 15 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। ये तस्वीरें किन्नौर के सबसे ऊंचाई वाले गांव छितकुल, नेसंग और राक्षम की हैं, जहां लोगों ने 15 साल बाद मई महीने में बर्फबारी देखी है। बर्फबारी के चलते यहां भी कई सड़कें बंद कर दी गई हैं। तापमान काफी नीचे चला गया है। पहाड़ों पर हुई बर्फबारी से बाकी जगहों के तापमान पर भी असर पड़ा है। धर्मशाला में सोमवार की रात 54 साल बाद मई महीने की सबसे ठंडी रात रही, जहां न्यूनतम तापमान 8.4 डिग्री दर्ज किया गया। किन्नौर से अरुण नेगी और लाहौल स्पीति से प्रेमलाल के साथ सचिन शर्मा, न्यूज़ 18 मनाली।
नमस्कार, धार भी रफ्तार भी में आपका बहुत स्वागत करते हैं। मैं हूं आपके साथ हिना जुबैर। शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। तो जम्मू कश्मीर से ये बड़ी खबर है, जहां एनआईए की छापेमारी जारी है। बडगाम, शोपियान और पुंछ में छापेमारी की जा रही है। कई स्थानों पर एजेंसी की ये छापेमारी की जा रही है। इससे जुड़ी तफसीलात पर नजर बनी हुई है। फिलहाल जो इलाके जहां पर एनआईए की छापेमारी जारी है वो है बडगाम, शोपियान और पुंछ। तो लगातार हम देख रहे हैं कि किस तरह से एजेंसी की जो छापेमारी है वो जारी है। और अब इसमें आज की ये खबर है कि बडगाम, शोपियान और पुंछ में भी एनआईए की ये छापेमारी की जा रही है। लगातार तफसीलात पर नजर बनी हुई है। फिलहाल ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं जहां एजेंसी की छापेमारी जारी है। किन इलाकों में की गई है, कहां पर ये छापेमारी की गई है, क्या कुछ इसकी तफसीलात हैं, उस पर भी नजर बनी हुई है। फिलहाल यही इत्तला आपको दे रहे हैं कि बडगाम, शोपियान और पुंछ में एनआईए की ये छापेमारी की जा रही है। और अब स्पीड न्यूज में आगे बढ़ेंगे। 11 मई से शुरू हो रहा है Y20 समारोह। कश्मीर विश्वविद्यालय की कुलपति